मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। आज हम पाठ कर लेते हैं पहले, वरना बहुत दिन हो जाएंगे, पाठ रह जाएगा। सरोज आंटी आप शुरू करिए पहले सूत्र से। सरोज आंटी के बाद में चित्रा आंटी। आवाज चालू कर लीजिए। चित्रा आंटी आप शुरू कर। हाँ हो गया सरोज आंटी। हो गया? हाँ हो गया। रत्न सरगरा वालुका पंख धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो कनाम्बुवाता काश प्रतिष्ठा सप्ताहोदय। बढ़िया। कल हमने देखा था मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उसमें सबसे बीचों बीच, जिसे हम पहला कहते हैं, वो सबसे बीचों बीच जम्बू नाम का द्वीप है। उसके चारों तरफ क्या है? लवण समुद्र है, उससे दुगने विस्तार वाला। फिर उस लवण समुद्र के चारों ओर धातकी खंड नाम का द्वीप है, और उस धातकी खंड को घेरे हुए चारों ओर से कालोदधी नाम का समुद्र है, और उस कालोदधी समुद्र को चारों ओर से घेरे हुए पुष्करवर नाम का द्वीप है। उस पुष्करवर द्वीप के बीचों बीच गोलाकार एक मानुषोत्तर नाम का पर्वत है, जिसके कारण वो पुष्करवर द्वीप दो भागों में बट गया। तो उसका आधा हिस्सा इधर अंदर की तरफ रह गया, आधा हिस्सा बाहर हो गया। तो ये मिलकर जम्बूद्वीप, धातकी खंड और आधा पुष्कर द्वीप और बीच के दो समुद्र, ये मिलकर 2.5 द्वीप कहलाते हैं। और ये 2.5 द्वीप ही मनुष्य क्षेत्र है। मनुष्यों की लिमिट इस 2.5 द्वीप तक ही है, इसके बाहर में मनुष्य उत्पन्न भी नहीं होते और इस शरीर सहित जा भी नहीं सकते। फिर इसके बाहर क्या है कि उसके बाहर भी फिर द्वीप और फिर समुद्र, इस तरह से द्वीप समुद्र हैं। 8वें नंबर का जो द्वीप है, 8वें नंबर के द्वीप का नाम नंदीश्वर द्वीप है, और उस नंदीश्वर द्वीप में 52 अकृत्रिम जिनालय हैं। उसके बाद में 9वें और 10वें द्वीप में कोई अकृत्रिम जिनालय नहीं है। 11वें नंबर का जो कुंडलवर द्वीप है, उस कुंडलवर द्वीप में भी इसी तरह से बीचों बीच एक गोलाकार चूड़ी के आकार का पर्वत है, 75,000 योजन ऊंचा है और नीचे अधिक चौड़ाई वाला है, और ऊपर जाते जाते उसकी चौड़ाई कम हुई है। ऐसा थोड़ा तिरछा विस्तार वाला वो पर्वत है। उसकी भी एक दिशा में एक जिनालय, यानी 4 दिशाओं में मिला के उस पर्वत के ऊपर 4 अकृत्रिम जिनालय हैं। इसके बाद में 12वें द्वीप में कोई अकृत्रिम जिनालय नहीं है, और 13वां द्वीप है, उसका नाम रुचकवर द्वीप है। उस रुचकवर द्वीप में भी इसी तरह से द्वीप के बीच में गोलाकार, पूरे द्वीप में फैला हुआ, द्वीप के बीच में गोलाकार, ऐसा भी समझ सकते हैं हम कि सुमेरु पर्वत जैसा होगा, वैसा नहीं। जैसे जम्बू द्वीप के बीच में भी पर्वत है, तो वो पर्वत बीच में वो अलग टाइप से, और ये पूरे रुचकवर द्वीप के बीच में वैसा गोलाकार, पूरे द्वीप में जैसा द्वीप गोलाकार है चूड़ी के समान, वैसा ही वो पर्वत भी गोलाकार चूड़ी के समान फैला हुआ है, और उस पर्वत का नाम है रुचकगिरी। उस रुचकगिरी पर भी चारों दिशाओं में एक एक अकृत्रिम जिनालय, इस प्रकार से 4 अकृत्रिम जिनालय रुचकगिरी पर भी हैं। और इस रुचकगिरी की क्या विशेषता है कि इस रुचकगिरी पर ही
8 दिशाओं में, 4 दिशाओं, 4 विदिशाओं और अन्य भी जो वहाँ कूटे हैं, वहाँ पर दिक् कुमारी देवियां वगैरह रहती हैं, जो तीर्थंकर की माता की सेवा करने, उनकी गर्भ कल्याणक के प्रसंग पर माता की सेवा करने के लिए वहां से आती हैं। इस तरह से ये मध्य लोक में 13 द्वीप हैं जहां तक अकृत्रिम जिनालय पाए जाते हैं, और इन 13 द्वीपों में होने वाले कुल अकृत्रिम जिनालयों की संख्या है 458। 458 458 अकृत्रिम जिनालय हैं। 398 ये तो है ढाई द्वीप में, 52 है नंदीश्वर द्वीप में, 4 कुंडलवर 11वें द्वीप में, और 4 ही रुचकवर यानी 13वें द्वीप में। इस तरह से 458 अकृत्रिम जिनालय इस पूरे मध्य लोक में हो जाते हैं। फिर द्वीप समुद्र आगे बढ़ते जाएं, समझ लीजिए 13वें के बाद 14, 15, 16, 17 ऐसे करते करते असंख्यात द्वीप समुद्र आगे पहुंचे, तो फिर से ये जो नाम है, नाम रिपीट होते हैं, क्योंकि पहले भी शायद एक बार मैंने बताया था, दुनिया में शब्द तो है संख्यात, शब्द तो है लिमिटेड, और अब ये द्वीप समुद्र है असंख्यात, वो बहुत ज्यादा हैं। तो क्या होता है कि ये जम्बू नाम के भी बहुत सारे द्वीप हैं, जम्बू द्वीप नाम के भी मध्य लोक में बहुत सारे द्वीप हैं। तो बहुत सारे द्वीपों के बाद जाने के बाद फिर कोई द्वीप आ जाता है, उसका नाम जम्बू द्वीप है। फिर बहुत सारे द्वीपों के बाद फिर द्वीप आ जाएगा, उसका नाम जम्बू द्वीप है। तो ऐसे जम्बू नाम के भी बहुत सारे यानी असंख्यात ही द्वीप हैं, परंतु यहाँ हम जिस जम्बू द्वीप की रचना पढ़ते हैं वो सबसे बीचों बीच, या कहें सबसे पहला जो द्वीप है वो जम्बू द्वीप है। तो ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र के बाद में जब लास्ट में पहुंचते हैं, तो अंतिम द्वीप का नाम क्या है? लास्ट वाले द्वीप का नाम स्वयंभू रमण द्वीप, और उस स्वयंभू रमण द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए ही जो समुद्र है उसका नाम भी है स्वयंभू रमण समुद्र। इस स्वयंभू रमण द्वीप में क्या विशेषता है कि इस द्वीप के बीचों बीच भी उसी तरह से गोलाकार, चूड़ी के आकार का, पूरे द्वीप के बीचों बीच चूड़ी के समान गोलाकार एक पर्वत है। उस पर्वत का नाम स्वयंप्रभ पर्वत या नागेंद्र पर्वत भी उसका नाम मिलता है, जो भी हो। तो उस स्वयंप्रभ नाम का एक पर्वत है, और इस पर्वत की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है वो केवली भगवान के ज्ञान में झलक रही है। वहां तिलोपन्नति में भी आचार्य देव ने ऐसा लिखा कि इसका उपदेश अभी नष्ट हो गया है, यानी ये पर्वत कितना लंबा चौड़ा ऊंचा है, ये बातें लिखी तो होंगी कहीं शास्त्रों में, या भगवान की वाणी में आई होगी तो लिपिबद्ध होने से रह गई, अथवा लिपिबद्ध हुई हो। तो जैसे ये तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा ही कि जो आचार्यों ने शास्त्र लिखे तो कहाँ लिखे? ताड़ पत्रों पर, ताड़ के पेड़ के जो सूखे पत्ते होते थे उन पर ऐसे कांटों से छेद कर करके शास्त्र लिखे। तो कोई अच्छी बाइंडिंग या उसकी सुरक्षा की व्यवस्था ऐसा तो कुछ था नहीं। अब उन्होंने कुछ लिखा और कोई ताड़पत्र टूट गया या इधर उधर मिसप्लेस हो गया, जो भी कुछ हुआ हो, तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिनका अभी जिनके बारे में कोई उपदेश अभी प्राप्त नहीं है। या फिर ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे हमारे जैन ग्रंथ थे जो कन्नड़ लिपि वगैरह लिपि में थे, तो जो और दूसरे ये जापान के और इधर के जो लोग आए, समझ लीजिए वेस्टर्न कंट्रीज के, वो हमारे ये ग्रंथों को उठा उठा के ले गए जर्मनी साइड इधर। तो वो ग्रंथ वहां चले गए, और अब कुछ ग्रंथ ऐसे बचे हुए हैं तो जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो जलेबियां सी दिखती हैं गोल 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 सी कन्नड़ भाषा में, उनको पढ़ने वाले नहीं रहे। अथवा एक कारण ये भी हुआ कि एक शंकराचार्य, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, हिंदुओं में एक उनके बड़े आचार्य हुए, वो जैन धर्म का उन्होंने बहुत विध्वंस किया, और उन्होंने साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में इतने सारे जैन शास्त्रों को जलाया, मतलब उन जैन शास्त्रों की होली जलाई कि 6 महीने तक वो आग जलती रही, इतने सारे जैन शास्त्रों को जला दिया गया। तो ये सब समझ लीजिए हमारा जो भी भाग्य का मतलब जितना हमको मिलना था उतना मिल पाया, हमारी कमजोरी रही, हम संभाल नहीं पाए। जो भी कुछ हो, बहुत सारी चीजें अभी उपलब्ध नहीं है। तो इतना है कि उस स्वयंभू रमण द्वीप के बीचों बीच
स्वयंप्रभ नाम का पर्वत है और उस पर्वत के कारण वो द्वीप के दो भाग हो गए, एक आउटर वाला समुद्र की साइड वाला और एक इधर वाला, मतलब इधर वाले समुद्र की तरफ, ऐसे दो भाग हो गए। तो जो मानुषोत्तर पर्वत है, मानुषोत्तर पर्वत से के आगे से लेकर और इस स्वयंप्रभ पर्वत के पहले तक का जो एरिया है, ये सारा एरिया जगन्य भोग भूमि का एरिया है। यहाँ तिर्यंचों की जगन्य भोग भूमि है। सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच यहाँ पाए जाते हैं और जो सारी व्यवस्थाएं जगन्य भोग भूमि में होती है वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर होती हैं। यानी कि युगलिया रूप से जन्म होता है और किसी में आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, खाने पीने आदि के लिए कल्प वृक्ष होते हैं, जलचर जीव नहीं होते हैं, नभचर और थलचर ही जीव होते हैं और सम्यक्त प्राप्ति की योग्यता उनमें 49 दिन में आती है। इस तरह की जो भी सारी बातें हैं जगन्य भोग भूमि के अनुसार वहां पर होती हैं। अब उसके बाहर जो है, यानी आधा स्वयंभू रमण द्वीप, स्वयंप्रभ पर्वत के बाहर वाला वो आधा स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र, और इसके अलावा देखिए ये जो मध्यलोक है, ये मध्यलोक किस प्रकार से है, जैसे ये त्रसनाली होती है, त्रसनाली में ये इस तरह से मध्यलोक है। तो ये तो अभी अपन को 1 डायमेंशन में दिख रहा है तो अपन ऐसे बनाते हैं गोला। अभी आप समझ लीजिए ये ऐसा है मध्यलोक। त्रसनाली में 3 डायमेंशन में होगा तो ऐसा यूं होगा। इसको आप, अभी मैंने ऐसे बनाया, इसको लिटा दीजिए, ऐसा टेढ़ा कर देंगे ऐसा, तो कैसे दिखेगा, ये इस तरह का मध्यलोक है। दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा है मध्यलोक, क्योंकि मध्यलोक ऐसा तिरछा है। अधोलोक नीचे नीचे है, अधोअध है, एक के नीचे एक है, ऊर्ध्वलोक एक के ऊपर एक है, और मध्यलोक इस तरह से है। तो ये ऐसा मध्यलोक है। ये 1 राजू बाई 1 राजू की त्रसनाली है। इसमें ये चौकोर ऐसा ये मध्यलोक का एरिया है। इसमें ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं यहाँ इस तरह से। आप लोगों ने कुछ वो वीडियोस वगैरह भी देखी होंगी तो उसमें ऐसे दिखा होगा। ये इस तरह से यहाँ पर ये इस 1 राजू बाई 1 राजू की जो त्रसनाली है, मैं इसको थोड़ा चौड़ा करके बनाती हूँ। समझ लीजिए ये पूरी त्रसनाली है 1 राजू बाई 1 राजू की, ये इतना पूरे बोर्ड के जितना, और इसमें ये असंख्यात द्वीप समुद्र हैं इस तरह से, ये असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। तो ये गोलाकार है। तब ये देखा हमने, ये गोला हमने ऐसे बनाए, तो ये जब गोले बनाए हैं तो ये कॉर्नर्स बच गए, ये कॉर्नर्स बच गए अपने इधर। किसी भी चौकोर चीज में हम गोला बनाएंगे तो कोने बचेंगे या नहीं बचेंगे, कोने बचेंगे बराबर। तो ये कॉर्नर्स बच गए। इन कॉर्नर्स में क्या है, ये कॉर्नर्स कहाँ किसके अंतर्गत आएगा, तो ये कॉर्नर्स भी मध्यलोक की ही जगह है। और इन कॉर्नर्स में भी ये समझ लीजिए ये स्वयंभू रमण समुद्र है और ये आधा स्वयंभू रमण द्वीप है। तो यहाँ स्वयंभू रमण द्वीप आधे वाले से लेकर स्वयंभू रमण समुद्र, और ये जो कोने बच गए हैं इसमें थोड़ा ज्यादा बचा है, ये थोड़ा रेक्टेंगुलर हो गया। चौकोर होगा तो केवल ऐसे बचेंगे, केवल कोने बचेंगे। ये केवल ऐसे जो ये कोने बचे हुए हैं, तो ये कोने जो हैं, इन कोनों में भी कर्म भूमि की ही व्यवस्था है, कर्म भूमि की व्यवस्था है। ये समझ में आ गई जगह कोने वाली, सीधा कर दूं इसको। ये ऐसे कोने बचेंगे, ये तो ये कहाँ कहाँ कर्म भूमि है, स्वयंप्रभ पर्वत के बाहर वाला जो आधा स्वयंभू रमण द्वीप है, पूरा का पूरा स्वयंभू रमण समुद्र, और ये जो चारों तरफ से कोने बच गए, चौकोर मध्यलोक है 1 राजू बाई 1 राजू का चौकोर मध्यलोक है त्रसनाली के बीच में। उसमें गोलाकार जो द्वीप समुद्र हैं, तो गोलाकार के बाहर ये कोने वाली जगह बच जाती है। इन कोनों में भी कर्म भूमि की व्यवस्था है और यहाँ पर भी तिर्यंच रहते हैं। तो कर्म भूमि कहने से अभिप्राय क्या है, कर्म भूमि कहने से अभिप्राय ये है कि कर्म भूमि में, देखिए भोग भूमि में मैक्सिमम गुणस्थान कहाँ तक प्राप्त किया जा सकता है,
भोग भूमि में कौन सा गुणस्थान ज्यादा से ज्यादा प्राप्त किया जा सकता है? चौथा। 4 गुणस्थान यानी चौथे गुणस्थान तक ज्यादा से ज्यादा जा सकते हैं। गुणस्थान मतलब कि मोक्ष मार्ग में कितना आगे बढ़ सकते हैं, तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उससे ज्यादा भोग भूमि में कोई व्रत नियम संयम ले लें, कोई मुनि बन जाए अथवा कोई मोक्ष चला जाए, ऐसा भोग भूमि में जीवों के परिणाम ही नहीं होते। कोई क्षेत्र उनको रोकता नहीं है, लेकिन वहां के जो परिणाम जीवों के होते हैं वो जीवों के परिणाम भोगों में ही लीन रहते हैं। तो बस ज्यादा से ज्यादा इतने विशुद्ध बस इतने हो जाएं कि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें, इससे ज्यादा पुरुषार्थ वो नहीं कर सकते। लेकिन कर्म भूमि में क्या है स्थिति कि कर्म भूमि में जीव सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकता है, देश व्रत भी प्राप्त कर सकता है, मुनि व्रत भी प्राप्त कर सकता है और मोक्ष भी जा सकता है। लेकिन वो कर्म भूमि में मोक्ष जाने वाली व्यवस्था तो केवल जो अवसर्पणी का चौथा काल है वहीं रहती है। यहाँ तो क्योंकि मनुष्य है नहीं तो मोक्ष जाने का तो काम है ही नहीं। यहाँ पर तिर्यंच ही है, तिर्यंच मोक्ष जाते नहीं है। पर यहाँ के जो तिर्यंच हैं वो तिर्यंच 5वां गुणस्थान तक प्राप्त कर लेते हैं, कर सकते हैं। कर्म भूमि में जो तिर्यंच है, तिर्यंचों की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, तिर्यंच कौन से गुणस्थान तक जा सकते हैं? तो तिर्यंच अधिकतम 5वां गुणस्थान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए चारों गतियों के अनुसार हम देखें, 4 गतियां हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। ये 4 गतियां हैं। ये तो नाम सबको पता होंगे, जो पहली बार सुन रहे हैं, नए नए हैं, उनको भी पता होगा। 4 गतियां होती हैं। कौन कौन सी होती है? नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। तो जो नारकी जीव हैं, नारकी जीव कौन सा गुणस्थान प्राप्त कर सकते हैं? तो नारकी जीव 4था गुणस्थान तक प्राप्त कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं। और देव कौन सा गुणस्थान प्राप्त कर सकते हैं? तो देव भी 4था ही गुणस्थान प्राप्त कर सकते हैं। यानी इस हिसाब से देव और नारकी बराबर हो गए। मोक्ष मार्ग के हिसाब से देखा जाए तो जहां तक नारकी जा सकता है वहां तक देव जा सकता है, सब एक बराबर हो गए, कोई विशेषता रही ही नहीं। देवों ने 4था गुणस्थान प्राप्त कर लिया तो क्या बड़ा काम किया, ये तो नारकी कर लेते हैं। तो देव और नारकी दोनों 4था गुणस्थान प्राप्त कर सकते हैं। तिर्यंच कितने गुणस्थान प्राप्त कर सकते हैं? तो तिर्यंच है वो 5वें गुणस्थान तक जा सकते हैं। 5वें गुणस्थान का मतलब है देश व्रत धारण कर सकते हैं। देश व्रत का मतलब है जो अपने यहाँ हमको प्रतिमाधारी श्रावक वगैरह दिखाई देते हैं, वो 5म गुणस्थान वर्ती होते हैं। इतना वो तिर्यंच प्राप्त कर सकते हैं, देश व्रत धारण कर सकते हैं, प्रतिमा धारण कर सकते हैं। ये तिर्यंचों की मैक्सिमम लिमिट है, इससे ऊपर तिर्यंच नहीं जा सकते। तो ये जो यहाँ की कर्म भूमि है, ये आधा स्वयंभू रमण द्वीप, पूरा स्वयंभू रमण समुद्र और ये जो कॉर्नर वाली पृथ्वियां ये जो बची है मध्य लोक की जगह, यहाँ तक के जीव 5म गुणस्थान प्राप्त कर सकते हैं। और जो बीच वाली जो जगन्य भोग भूमि के थे सारे द्वीप समुद्र, मानुषोत्तर पर्वत से लेके स्वयं पर्वत तक के जो जीव थे वो सब भोग भूमि के जीव थे। वो कौन सा गुणस्थान प्राप्त कर सकते हैं मैक्सिमम? वो केवल 4था गुणस्थान प्राप्त कर सकते हैं। और जो कर्म भूमि में जीव हैं, तिर्यंच हैं, वो 5म गुणस्थान तक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये यहाँ कर्म भूमि और भोग भूमि में क्या डिफरेंस हुआ, क्यों अलग से है ऐसी व्यवस्था? अभी क्यों का तो कोई कारण है नहीं, ये तो अनादि निधन है, जो है उसको यहाँ बताया जा रहा है। देखिए ये जो सारा वर्णन हम पढ़ रहे हैं लोक की रचना वगैरह का, ये कर्णान योग के अंतर्गत आता है। कर्णान योग ये जिनवाणी का एक समझ लीजिए एक एस्पेक्ट है, यानी 4 अनुयोग जिनवाणी में होते हैं, द्रव्यान योग, कर्णान योग, चरणान योग और प्रथमान योग। तो जो कर्णान योग है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से ये गणित संबंधी जो वर्णन है, ये लोक की रचना वगैरह और कर्मों के जो संबंध में चर्चाएं होती है, वो कर्णान योग के अंतर्गत आती हैं। और कर्णान योग की क्या विशेषता है? कर्णान योग को कहते हैं कि अहेतुवाद आगम, कि उसमें आप तर्क नहीं लगा सकते। सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है तो क्यों है, और बाकी के 4 मेरु 84,000 योजन ऊंचे हैं तो क्यों है? तो उसमें आप तर्क नहीं लगा सकते। ये इतना तो सोने का बना है और इतना वज्र का बना है और इतना नीलमणि का बना है, तो क्यों बना है, पूरा एक सा क्यों नहीं बनाया? तो इसमें क्यों नहीं लगता? तो यहाँ तक तो भोग भूमि है और इसके आगे कर्म भूमि है, ऐसा क्यों है? क्यों नहीं है? जो है वो है, और जहाँ जो है उसके अनुसार
हमको ये समझ में आ जाता है बस वहां के जीव कहाँ तक ऊपर बढ़ सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं, वो बात यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ जो जीव होते हैं, देखिए ये थोड़ी सी आप लोग कल्पना करें, थोड़ा सोचें कि मध्य लोक में जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, पहले द्वीप से दुगना बड़ा विस्तार वाला वो दूसरा समुद्र, फिर उससे दुगना द्वीप, फिर उससे दुगना समुद्र, फिर उससे दुगना द्वीप, ऐसे करते करते लास्ट में पहुंचे। तो अब अपन लास्ट से अंदर आए तो कैसे बोलेंगे कि जो लास्ट वाला समुद्र है उससे आधा लास्ट वाला द्वीप। अभी अपन अंदर से बाहर जा रहे हैं तो दुगना 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 करते हुए जा रहे हैं। अब अपन बाहर से अंदर आएंगे तो क्या करेंगे, आधा आधा बोलेंगे ना। स्वयंभू रमण समुद्र जितना है उसका आधा स्वयंभू रमण द्वीप, फिर उसका आधा उसके आगे वाला समुद्र, फिर उसके आधा उसका आगे वाला द्वीप। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ भाई? इधर जम्बू द्वीप से आगे बढ़ेंगे तो हम दुगना दुगना करते हुए जा रहे हैं, और हम स्वयंभू रमण समुद्र से बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, आधा ही करेंगे ना। लवण समुद्र से जम्बू द्वीप को देखेंगे तो क्या कहेंगे, लवण समुद्र 2 लाख योजन का है तो जम्बू द्वीप उसका आधा है, 1 लाख योजन का है। ऐसा ही करेंगे ना, ऐसे बाहर से। तो आप देखिए कि स्वयंभू रमण समुद्र कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा स्वयंभू रमण समुद्र, कि ये एक राजू का मध्य लोक है ना, एक राजू का, तो आधा राजू में तो स्वयंभू रमण समुद्र ही है, क्योंकि फिर बाकी फिर आधा करेंगे आधा करेंगे। ये स्वयंभू रमण समुद्र इतना बड़ा है, असंख्यात योजन विस्तार वाला है, बहुत बड़ा है। थोड़ा सा अपन अभी नंदीश्वर तक पहुंचे तो कितना बड़ा आ गया, तो आप सोचिए कि असंख्यात तक आगे जाएंगे दुगना दुगना करते हुए, कितना बड़ा है। असंख्यात योजन विस्तार वाला ये स्वयंभू रमण समुद्र है, बहुत बड़ा है। तो इसमें जो जीव रहते हैं स्वयंभू रमण समुद्र में, वो जीव कैसे होंगे, वो जीव भी उसके समुद्र के हिसाब से बड़े बड़े साइज वाले हैं। तो जो भी 5 इंद्रियों वाले, यानी यहाँ कर्म भूमि है ना, तो कर्म भूमि है तो अब यहाँ विकलत्रय जीव भी पाए जाएंगे। जो स्वयंप्रभ पर्वत है, स्वयंप्रभ पर्वत से पहले तक तो विकलत्रय जीव नहीं है, क्योंकि भोग भूमि है। भोग भूमि में विकलत्रय जीव नहीं पाए जाते। विकलत्रय का मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, यानी मक्खी, मच्छर, कीड़ा मकोड़ा, ये जो छोटे जीव होते हैं वो भोग भूमियों में नहीं पाए जाते। तो मानुषोत्तर पर्वत से लेके स्वयंप्रभ पर्वत तक तो वो जीव नहीं पाए जा रहे। अब ये बाहर में कर्म भूमि आ गई, तो कर्म भूमि आ गई, इट मीन्स यहाँ पर अब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव भी पाए जाएंगे, मक्खी मच्छर वगैरह भी पाए जाएंगे। तो वहां का मच्छर कितना बड़ा होता है, वहां पर कमल कितना बड़ा होता है, वहां पे मछलियां कितनी बड़ी भी होती हैं। इतना बड़ा समुद्र है और अपने वाली इतनी सी मछली होगी, वो भी होती है, छोटी भी होती है, लेकिन मैक्सिमम बड़ी बड़ी अवगाहनाओं वाले जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ इनकी अवगाहना, कि ये जो स्वयंभू रमण समुद्र है इसमें एक मत्स्य पाए जाते हैं इस समुद्र के बीच में, यानी उसकी भी अलग अलग साइज है कि किनारे पर सबसे बड़े वाले नहीं पाए जाते हैं, सेंटर में पाए जाते हैं बड़ी अवगाहना वाले। तो कितना बड़ा मगरमच्छ होता है, द्रव्य संग्रह में जिन लोगों ने द्रव्य संग्रह पढ़ा था उसमें 10वीं गाथा में जब अवगाहना की बात आई थी तब हमने देखा था उत्कृष्ट अवगाहना वो इस महामत्स्य की। स्वयंभू रमण समुद्र में रहता है, 1000 योजन लंबा, लंबाई कितनी है उसकी, 1000 योजन, और 500 योजन चौड़ा, और मोटाई कितनी है, 250 योजन मोटा। 1000 योजन लंबा, 1000 योजन का क्या है अपने जम्बू द्वीप में, 1000 योजन लंबाई किस चीज की है, हाथ खड़ा करें कोई किसी को ध्यान हो तो। किसी को ध्यान नहीं है, चलिए बेला जी बोलिए, किरण जी बोलिए। इसकी नींव है 1000 योजन। ठीक है, नींव है। जमीन के तीसरा पृथ्वी में 1000 योजन है।
ठीक है। हाँ बेला जी, आप कुछ और बता रहे हैं? बढ़िया। कमल। कमल, सरोवर में कमल। कमल 1000 योजन का नहीं है। कमल नहीं है 1000 योजन, कमल तो 1 योजन। तन मध्य योजनम पुष्करम। प्रीति बोलो। सरोवर। बड़ा बड़ा सरोवर 1000 योजन का है। सरोवर 1000 योजन का है। हाँ। तो जितना बड़ा अपने सरोवर है उतना बड़ा तो ये मगरमच्छ है, लंबाई उसकी, और चौड़ाई 500 योजन और मोटाई 250 योजन। इन तीनों को गुणा करो आप, मल्टीप्लाई, तो टोटल उसका एरिया निकल के आएगा कितनी बड़ी जगह घेर के रखा है। वो समुद्र कितना बड़ा है। और ऐसा एक नहीं होता, बहुत सारे ये मगरमच्छ होते हैं वहां ऐसे। और इन मगरमच्छ नहीं, सॉरी, मछलियां, मगरमच्छ नहीं, मछलियां, मच्छ है, मच्छ का मतलब होता है मछलियां। बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां, शार्क मछलियां जो होती हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अपने को यहाँ पे भी जो दिखती हैं वो कंपैरेटिवली बहुत बड़ी होती हैं। और उसी तरह की बहुत बड़ी, समझ लीजिए व्हेल, शार्क, ऐसा मछली बहुत बड़ी होती है। और यानी इनमें से बहुत सारे जो मछलियां होती हैं ये पंचम गुण स्थानवर्ती होती हैं। जो मछलियां होती हैं सैनी पंचेंद्रिय होती हैं और ये पंचम गुण स्थानवर्ती भी होती हैं। सारी की सारी होती हैं ऐसा नहीं है, कुछ होती हैं, कुछ जो होती हैं वो होती हैं, जो नहीं होती वो नहीं होती हैं, पर हो सकती हैं। तो ये बहुत बड़ा, यानी इतना बड़ा ये मछली होती है कि मुंह खोल के बैठ जाए तो इसके अंदर ही एक समुद्र बन जाता है। और एक कहानी अपन ने पहले पढ़ी थी अपने यहीं इसी में, कि उसके कान में एक तंदुल मच्छ रहता है, इसी शुरू पहले सूत्र में ही। तो ये बहुत बड़ी मछली होती है और इसके कान में छोटी सी चावल के आकार की मछली भी होती है। और फिर वो परिणामों की विचित्रता वहां बताई थी, वहां अपन ने देखा था। तो ये तो मत्स्य की बात हुई, मछली ये इतनी बड़ी है। देखिए अभी पूरे 5 इंद्रिय वाले जीवों की बात यहाँ बताते हैं। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, आप लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, एक में लिख दिया मैंने। एक इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय जीव होता है कमल। उस स्वयंभू रमण समुद्र में एक कमल होता है। कमल एक इंद्रिय जीव है, वनस्पति का एक इंद्रिय जीव है। वो कमल कितना बड़ा होता है? वो कमल होता है 1000 योजन लंबा। केवल लंबाई लिखा रही हूं मैं आपको, चौड़ाई वगैरह नहीं लिखा रही, वरना वो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। केवल लंबाई देख लीजिए, 1000 योजन लंबा ये कमल होता है। कहाँ पर होता है? स्वयंभू रमण समुद्र में। अपने यहाँ तो सरोवर है हिमवन पर्वत पर 1000 योजन का, और यहाँ पर केवल कमल ही 1000 योजन जितना बड़ा है। फिर 2 इंद्रिय शंख, शंख होता है समुद्रों के किनारों पे मिलते हैं। शंख अजीव अचेतन नहीं होता है, उसके अंदर वो जीव है शंख, वो उसका शरीर है जो अपने को व्हाइट ऐसा दिखता है। तो शंख जीव होता है 2 इंद्रिय जीव। तो शंख होता है वो 12 योजन बड़ा, 12 योजन। यहाँ छोटा योजन लगाना है, यानी 4 कोस वाला 1 योजन। ये जो भी शरीरों की लंबाई अपन देख रहे हैं यहाँ छोटा योजन लगेगा। इसके बाद में 3 इंद्रिय होता है बिच्छू। बिच्छू होता है 3 कोस का। 3 कोस का मतलब हो गया 9 किलोमीटर के लगभग। इतना बड़ा बिच्छू, 9 किलोमीटर का बिच्छू। समझ लीजिए जो जहां रहते हो अपने घर से 9 किलोमीटर कितनी दूर होता है, वहां तक का इतना बड़ा बिच्छू। 4 इंद्रिय होता है भंवरा। वो होता है 1 योजन का। 1 योजन मतलब 4 कोस का। चार इंद्रिय हुआ भंवरा, वो 1 योजन का। और 5 इंद्रिय में जो अभी अपन ने देखा मत्स्य, मत्स्य का मतलब है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, मछली।
वेल मछली, शार्क मछली, ऐसा कुछ भी, वो 1000 योजन लंबा। इस तरह से ये सबसे उत्कृष्ट, इनको कहते हैं उत्कृष्ट अवगाहना। ये उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीव वहां स्वयंभू रमण समुद्र में पाए जाते हैं। अभी आप लोगों को ऐसा ही रहने देती हूँ। प्रश्न है किसी को? हाथ खड़ा करेंगे तो मैं अनम्यूट कर दूंगी आप लोगों को। हाँ दीपिका जी बोलिए। कमल 1 योजन है ना? 1000 योजन कमल की साइज, कमल का और साइज। ये मत्स्य भी 1000 योजन। हाँ कमल भी 1000 योजन, मत्स्य भी 1000 दोनों योजन। एक साइज। हाँ पर ये मत्स्य की क्या मोटाई और वो ज्यादा है। हाँ वो चुभ रहा है। हाँ भारती आंटी बोलिए, फिर ईशा बोलेंगी। इनके अलावा भी और त्रियंश रहते हैं? नहीं ये तो एक उदाहरण बताए हैं जो उत्कृष्ट अवगाहन, त्रियंश रहते हैं। ये तो उत्कृष्ट अवगाहना वाले उदाहरण बताए हैं। इसके अलावा भी तिर्यंश और भी रहते हैं, लेकिन ये केवल उत्कृष्ट अवगाहना का एक एक। अपने कर्मभूमि में जितने तिर्यंश की संख्या है उतनी ही संख्या है क्या वहां भी? देखिए संख्या ऐसा संख्या के रूप में नहीं है कि कितनी संख्या है क्या है। वो तो सब टोटल संख्या एक साथ ही बताई जाती है कि तिर्यंशों की संख्या कितनी है। असंख्यात ही होते हैं तिर्यंश तो, लेकिन यहाँ तो ये उदाहरण बताया कि ऐसे उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीव हैं। ईशा बोलिए, ईशा के बाद में फिर किरण जी, फिर ज्योति जी। ये उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीव हैं, तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे एक बिच्छू ही होगा 3 योजन का। नहीं एक हाँ बहुत सा हो सकते हैं। हाँ क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है ना। अपने को तो ऐसा लग रहा है कि 9 किलोमीटर का एक ही बिच्छू हो जाएगा तो और लोग कहाँ रहेंगे, पर वो एरिया कितना बड़ा है। तो ऐसे बड़े बड़े देखिए जो पुराने अपने को कुछ कभी आप लोग म्यूजियम में गए हों। एक बार मैं बचपन में गई थी, कलकत्ता का एक म्यूजियम था, तो बहुत बड़ा वो उनका स्केलेटन था किसी इसी तरह के किसी प्राणी का। आप अपने यहीं सोचिए, आदिनाथ भगवान 500 धनुष ऊंचे थे, 500 धनुष की उनकी काया थी। तो उनके समय में जैसे जो थोड़े छिपकलियां होंगी, मक्खी मच्छर होंगे, वो भी थोड़े साइज उनका कंपैरेटिवली उतना बड़ा होगा ना, चूहा होगा। तो अभी हमारे साइज के हिसाब से थोड़े वो भी जीवों के साइज छोटे हैं। तो अपने यहाँ पर ही उस समय चौथे काल के प्रारंभ में साइज बड़े बड़े थे, तो वहां तो वो जगह ही ऐसी है, तो वहां ऐसे बड़े बड़े साइज वाले बहुत सारे जीव हो सकते हैं। हाँ किरण जी बोलिए। और एक चीज सॉरी फिर से अनम्यूट करिए ईशा। मुझे ये पूछना था कि अंतिम अकृत्रिम जिनालय रुचकगिरी पर्वत पर है, हाँ फिर ये स्वयंभू रमण पर भी आप कह रहे हैं पंचम गुण स्थानवर्ती जीव पाए जाते हैं। हाँ तो इनको फिर धर्म की प्रभावना कैसे होती है? ये इधर आते हैं नहीं। पर्वत पर आते हैं? नहीं, अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए धर्म की प्रभाव नहीं, उनको सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, पंचम गुण स्थान कैसे प्राप्त होता है। तो कभी भी कोई भी जीव पहले से अगर सम्यक दृष्टि है तो वो तिर्यंशों में उत्पन्न नहीं होता, ऐसा नियम है, हमने छड़ाला में पढ़ा है। प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष वान भवन क्षण नारी थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। यानी वो तिर्यंश तो बनेगा नहीं, तिर्यंश नहीं बनेगा। तो फिर वो वहां पर कैसे उत्पन्न हुआ? तो वहां उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब वो पहले से तो मिथ्या दृष्टि था, और वहां पहुंचकर तिर्यंश ने फिर सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और खुद ने ही यानी अपने आप ही जाति स्मरण या पूर्व के संस्कार इस तरह के होते हैं कि अपने आप ही उनको सम्यक दर्शन भी प्राप्त होता है और पंचम गुण स्थान भी प्राप्त होता है। और पंचम गुण स्थान अकेली बाहरी क्रियाओं का नाम नहीं है,
अंदर में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है तो उस अनुसार वो विशुद्धता प्रकट होती है, उसका नाम पंचम गुण स्थान है। और जब अंदर में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है तो बाहर में वो थोड़ी बहुत जो क्रियाओं में शुद्धि है वो भी होती ही है, इसलिए वो वहाँ यहाँ नहीं आते हैं, ना यहाँ से कोई जाता है, वहां से वो यहाँ नहीं आते, यहाँ से कोई वहां नहीं जा सकता। अपने आप ही पूर्व भाव के उनको संस्कारवश वो अपने आप ही उनको इस तरह का होता है और सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति हो जाती है। हाँ बोलिए ज्योति जी, आप बोलिए पहले, फिर इनके बाद किरण जी। हाँ दीदी, अभी हमने देखा ना कि ये जो हमने लंबाई ये छोटा वाला योजन है ना, हाँ कमल शंख, हाँ तो अभी हम कंपेयर कर रहे थे ना पद्म सरोवर से, तो वो तो बड़ा ही होगा हाँ 1000 योजन में भी, हाँ है ना, क्योंकि वहाँ तो सही बात। एक पूछना था ना। हाँ बोलिए किरण जी बोलिए। ये इनकी अवगान है सबकी बड़ा योजन ही है ना? नहीं, देखिए जितने भी जीवों के शरीरों की अवगाहना बताई जाती है वो छोटे योजन से नापते हैं, तो ये शरीरों की अवगाहना बताई जा रही है। बावरा की आपने 1 योजन मतलब 4 कोस बताया है। हाँ 4 कोस तो बड़ा योजन ही होता है। नहीं, 4 कोस छोटा योजन होता है, 4 कोस छोटा। 2000 कोस का बड़ा वाला होता है। तो ये कमल भी 1000 योजन छोटा कोस ही है। हाँ छोटा ही है, योजन ही है, छोटा ही है। और ये मत्स्य तंदुल सब छोटे योजन से ही है। जो मछली है वो भी छोटा योजन ही, छोटा योजन ही है, बिल्कुल। हाँ शशि जी। एक ये पूछना है। हाँ बोलिए। भद्रसाल वन पर 4 कृत्रिम शौचालय है, वो तो जमीन पे है ना? हाँ जमीन पर है। तो सब पहाड़ों पे होते हैं। हाँ बाकी सब 458 में खाली वो 16 हाँ 520 शौचालय जमीन पे हैं। हाँ 5 मेरू के, हाँ बाकी सब पहाड़ों पे है। हाँ बढ़िया। बोलिए शशि जी। मैं ये पूछ रही थी कि वो देव नहीं जाते क्या, देव गति के जीव भी नहीं पहुंचते क्या कहाँ? कर्मभूमि में, अंतिम कर्मभूमि में? नहीं, देव जाते हैं। वो अंतिम कर्मभूमि जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, देव जाते हैं। वो कुछ नहीं चेताते। देव भी बता सकते हैं, देव भी बता सकते हैं, स्वयं के संस्कार भी होते हैं, पर यहाँ से कोई मनुष्य वगैरह नहीं जाते समझाने। देव तो वहाँ रहते ही हैं, व्यंतर देव और भवनवासी देव, वो तो वहाँ व्यंतर वगैरह तो रहते ही हैं, पर स्वयं का भी पूर्व का संस्कार होता है और वो देवों के उपदेश के माध्यम से उनको ऐसा हो सकता है। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न है? चलिए, तो अभी यहीं पूरा करते हैं। हाँ प्रीति बोलो। हाँ भाभी, ये जो 4 कोने बताए, इनका कोई नाम है क्या? इनको वो निष्कुट क्षेत्र ऐसा कुछ कहते हैं, मुझे भी एकदम याद नहीं आ रहा है, देख के बता दूंगी मैं, कुछ नाम इनका है क्या। मैं कल बता दूंगी देख के, अगर नाम होगा तो। वैसे कोने ही बोलते हैं, कोनों की पृथ्वियां। निष्कुट क्षेत्र नहीं बोलते, कोनों की पृथ्वियां ही कहते हैं। ईशा बोलिए। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे। हाँ बोलिए। ये पंचम गुण स्थानवर्ती अपने स्वयं के रमण से इन्होंने गुण स्थान प्राप्त कर लिया वहां पे, फिर उसको मेंटेन करने के लिए भी अपने को क्रियाएं तो करनी पड़ेंगी ना पंचम गुण स्थान को। बढ़िया बात। हाँ, ये सब व्यवस्था होती है। हाँ देखिए, तिर्यंचों में पंचम गुण स्थान होता है, तो तिर्यंच किस तरह से उसको पालते हैं। तो तिर्यंचों में पंचम गुण स्थान में मैक्सिमम पहली प्रतिमा हो सकती है। पहली प्रतिमा का नाम है दर्शन प्रतिमा, यानी वो सम्यक दर्शन के साथ में और 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, बस इतना। आगे कोई व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषद प्रतिमा, ये तिर्यंचों के नहीं होती है। तो किस तरह से फिर भी वो पालन करते हैं, यानी शेर जो महावीर भगवान का जीव था, वो शेर,
वो शेर ने मुनिराजों के उपदेश से सम्यक दर्शन प्राप्त किया और उसने पंचम गुण स्थान भी प्राप्त किया, उसने व्रत ग्रहण किए। तो फिर अब वो शेर था, तो शेर तो मांसाहारी होता है, अब वो क्या खाएगा, कैसे करेगा? तो उसने मांस खाना छोड़ दिया। जो भी तिर्यंच होते हैं अगर मांसाहारी भी हैं तो अगर वो पंचम गुण स्थान प्राप्त करते हैं अथवा सम्यक दर्शन अकेला भी प्राप्त करते हैं तो मांस खाना तो छोड़ ही देते हैं। और जो पंचम गुण स्थान वर्ती हैं वो पानी पिएंगे तो कैसा पिएंगे? उनके पास छन्ना कहाँ से आएगा और बर्तन कहाँ से आएगा और छानेंगे कैसे? इतने अच्छे हाथ तो उनके इस टाइप से तो होते नहीं है। तो वो जो पानी होता है झरनों का पानी पीते हैं। झरनों का पानी प्रासुक माना जाता है, जो ऊपर से गिरता हुआ नीचे होता है, तो झरनों का पानी पीते हैं। अथवा नदियों में या जो समझ लीजिए कोई बावड़ी वगैरह इस तरह की है तो उस पानी को ऐसे जो भी अपने अंग हैं, किसी के सूंड है, किसी के हाथ पांव हैं, जैसे भी उससे थोड़ा विडोलते हैं, इस तरह से ऐसा करते हैं तो उनके लिए वो पानी उस रूप में प्रासुक हो जाता है और वो उसको ग्रहण करते हैं। और सूखी घास खाते हैं, हरी घास, हरे पत्ते भी नहीं खाते हैं जो पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं। तो सूखी घास अथवा मिट्टी जो भी उनके योग्य होता है उस तरह से वो पालन करते हैं। और हमारे टाइप से कि 3 दिन की मर्यादा काट आ रहा है, कि पानी छान के आ रहा है, कि कुएं में से, वो सारी चीजें उस रूप में नहीं कर पाते, लेकिन वो अपनी भूमिका में अपनी योग्यता से जितना पॉसिबल है उतना कर लेते हैं। तो हम भी क्या करें, वैसे ही कर लें? ये हम मनुष्य हैं, हमको हाथ पांव मिले हैं, फिर भी हम पानी नहीं छान के पीते, तो हम तो मतलब अब सोचना चाहिए क्या बोलें कि किस लेवल पे हैं। तो ये तिर्यंचों की बात देखकर भी हमको कुछ समझ लीजिए शिक्षा मिलती है कि जब तिर्यंच ऐसा पालन कर सकते हैं जितना उनको पॉसिबल है तो फिर हम क्यों पीछे हटते हैं, हम क्यों घबराते हैं, हम क्यों कतराते हैं? चलिए भाई दर्शन प्रतिमा जैसे भी आपने बोली है ना, अगली बात ये पूछनी थी कि दर्शन प्रतिमा है, चैतालय है नहीं, जिनालय है नहीं। दर्शन प्रतिमा का अर्थ ये नहीं होता है कि भगवान के दर्शन करना। दर्शन प्रतिमा का अर्थ ये होता है कि 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक आत्मा का दर्शन हुआ, उसका नाम दर्शन प्रतिमा है। तो जो मनुष्य हैं उनको दर्शन करने की अनिवार्यता है, मनुष्यों के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन जो तिर्यंच है उनके लिए जो पॉसिबिलिटी है वो उस रूप में उनके लिए होती है। चलिए फटाफट बोलिए शशि जी, फिर इनके बाद में भारती आंटी, फटाफट करिए। वहाँ की कर्म भूमि की विशेषता कुछ बताएंगे, क्योंकि वहाँ तो खाली जानवर ही है। कल करेंगे अपन और बात, कल करेंगे। भारती आंटी बोलिए। वहाँ पे कौन से काल की स्थिति रहती है वो पूछ रही थी। पंचम काल। काल कौन सा रहता है? पंचम काल की जैसी स्थिति। पंचम काल ये अपना अवसर्पणी वाला पंचम काल। अच्छा, अपना वाला। हाँ। ओ, अच्छा। चलिए जो और विशेषताएं हैं वो कल करेंगे, कुछ बातें और हैं कल करेंगे। अभी अपन यही पूरा करते हैं। किसी के अगर प्रश्न रह गए हो तो वो लिख के रख लें और फिर कल स्टार्टिंग में ही पूछ लें, हैंड रेज कर लें, तो स्टार्टिंग में कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। आपका गुणगान जो जन करे नित अनुराग से, सब भय भयंकर स्वयं भय करी भाग जावे भाग से। तुम हो स्वयं भूनाथ निर्भय, जगत को निर्भय किया। हो स्वयं शीतल मलय गिरि से, जगत को शीतल किया।